हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षय भसीन और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आज के एरा का सबसे हॉट टॉपिक, या फिर मैं कहूं कि आज के टाइम पे कोर्ट्स में मैट्रिमोनियल केसेस की तादाद इतनी बढ़ गई है जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, एफआईआर भी इसमें आती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएल्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और डेफिनेटली ये टॉपिक इतना वास्ट है कि ये एक वीडियो में कवर अप हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें से मैं पहला पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं जो था डिवोर्स के ऊपर। इसका लिंक आप अभी ऊपर देख रहे होंगे। तो बात करते हैं पार्ट 2, विच इज मेंटेनेंस। सोशल मीडिया पे आजकल मेंटेनेंस को लेकर कई सारी वीडियोस और रील्स ट्रेंड में है। वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया तो हस्बैंड उस सिनेरियो में क्या करे? क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा? आधी जनता के माइंडसेट में एक नैरेटिव सेट है कि सिर्फ हस्बैंड को ही मेंटेनेंस देना पड़ता है। कोर्ट जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करती है हस्बैंड को कोर्ट्स के अंदर। तो मैं बता दूं कि ये माइंडसेट वास्तविकता में बिल्कुल गलत है। अब ये वीडियो दो हिस्सों में है। पहली चीज है कि क्या सिर्फ हस्बैंड ही मेंटेनेंस पे करता है, और दूसरा है कि फॉर्मेट क्या है, गाइडलाइंस क्या है कि अगर कोई मेंटेनेंस मांगने आ रहा है तो मेंटेनेंस किस बेसिस पे डिसाइड होगा। तो बात करते हैं हम पहले टॉपिक की कि क्या सिर्फ हस्बैंड को ही मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास मेंटेनेंस को लेकर लॉज कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेंटेनेंस को लेकर हमारे पास कुल मिला के 3 ही कानून हैं। वो आता है, पहला है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सिर्फ वाइफ के पास राइट है मेंटेनेंस के लिए जाने का। फिर दूसरा आता है हमारे पास बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 का। अगर मैं आम भाषा में बात कहूं तो हम पहले कहते थे सेक्शन 125 की पिटीशन फाइल कर दी है वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए, तो जो सेक्शन 125 था वो था सीआरपीसी का। अब क्योंकि सीआरपीसी हट के अब नया एक्ट आ चुका है हमारे इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर को लेके, वो है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये एक्ट है, जिसके सेक्शन 144 के अंदर वाइफ मेंटेनेंस के लिए जा सकती है। तो ये जो एक्ट है ये भी वाइफ के लिए है। पर जो तीसरा एक्ट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 24 के तहत कोई भी एक पार्टी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों के दोनों मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। तो अगर कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर कोई और केस चल रहा हो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर अगर हस्बैंड को लगता है कि भाई उसकी इनकम कम है या उसकी इनकम नहीं है, वाइफ की इनकम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब वो मेंटेनेंस डिसाइड होगी या नहीं होगी, दैट्स अ सेपरेट इशू, क्योंकि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो मैं अभी सेकंड टॉपिक में डिस्कस करूंगा। बट ये कहना कि सिर्फ वाइफ ही मेंटेनेंस ले सकती है, ये कहना गलत है। हस्बैंड भी मेंटेनेंस के लिए जा सकता है, ओनली थ्रू सर्टेन प्रोविजंस। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक कवर्ड। तो अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा। क्या हमारे पास कोई गाइडलाइंस है ये डिसाइड करने के लिए? तो देखिए, जब भी कोई भी पार्टी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हो, चाहे वो आपका बीएनएसएस के अंदर हो, या फिर वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो, जब भी पार्टीज मेंटेनेंस को लेके दावा फाइल करती है तो दोनों पार्टीज को इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होने से पहले इनकम एफिडेविट सबमिट करना होता है एज पर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा। हालांकि इनकम एफिडेविट उससे पहले का है, बट इस केस के अंदर इनकम एफिडेविट को एक शॉर्ट और एक प्रिसाइज फॉर्म दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे कोर्ट को बहुत आसानी हो गई इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करने में। अब ये इनकम एफिडेविट होता क्या है? तो देखिए, इनकम एफिडेविट में बेसिकली दोनों पार्टीज की जो पर्सनल डिटेल्स हैं पहले तो वो उसमें मेंशन होती हैं, फिर उसके बाद वो क्या काम करते हैं, अगर जॉब सेक्टर से हैं तो कहाँ पर जॉब करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, यहाँ तक कि उनकी जो पे स्लिप्स है वो भी लगाई जाती हैं, और अगर इनकम टैक्स जो है उनकी वो उसकी 3 साल की रिटर्न्स भी फाइल की जाती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स भी 3 साल की लगती है, जितने भी बैंक अकाउंट्स वो होल्ड करते हैं। अगर बिजनेस सेक्टर से हैं तो किस चीज़ का बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है,
ये सब उसमें मेंशन होता है। इनफैक्ट उनकी एनुअल टर्नओवर कितनी है ये भी मेंशन होता है उसके अंदर। अब ये तो हो गई इनकी ये डिटेल्स, इसके अलावा उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर वाइफ है तो कहाँ तक पढ़ी लिखी है, हस्बैंड है वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, उनकी एसेट्स क्या हैं दोनों पार्टीज के, क्या क्या वो एसेट्स होल्ड करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनके पास, कोई लोन है तो लोन कितने का है वो सब उसमें मेंशन किया जाएगा आपका। डिपेंडेंट्स कौन कौन है आपके ऊपर, दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट्स कौन कौन है, बच्चा है तो बच्चे का खर्चा कितना है, कौन उसको मेंटेन कर रहा है, हर चीज आपका इनकम एफिडेविट में मेंशन होता है। और उसके बाद ही जो कोर्ट है वो मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो डिसाइड करती है। ऐसे देखिए कई केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर हस्बैंड क्या करते हैं कि बिजनेस की इनकम कम दिखाने के चक्कर में कम आईटीआर फाइल करते हैं, तो कोर्ट के सामने उनके पास जो आईटीआर हैं वो कम अमाउंट की होती है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड्स कहते हैं कि भाई हमारा, मैं कोई काम ही नहीं करता, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, आई एम जॉबलेस। उस सिनेरियो के अंदर कोर्ट क्या करती है, मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड करती है। अब बात आती है कि हर केस के अंदर मेंटेनेंस हस्बैंड ही पे करता है, तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको ये बताया कि इनकम एफिडेविट जब दोनों पार्टी सबमिट करती है उसके बाद ही इनकम जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है। अब अगर दोनों पार्टीज इक्वली कमा रही हैं, दोनों का स्टेटस अच्छा है, तो आपको मेंटेनेंस पे नहीं करना, कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ ही नहीं करती है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन दोनों पार्टीज को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या मेंटेनेंस का अमाउंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर बच्चा है तो बच्चे की गार्जियनशिप किसके पास है, बच्चे का खर्चा कौन उठा रहा है अभी, वो सब ध्यान में रखा जाता है। यहां तक कि जब बच्चा माइनर एज का है और किसी भी एक पार्टी के पास उसकी गार्जियनशिप है या फिर वो अभी उसके पास रह रहा है, तो जो मेंटेनेंस का अमाउंट है और अगर पार्टीज दोनों कमाने वाली हैं तो उस सिनेरियो में जो इंटरम मेंटेनेंस का अमाउंट है बच्चे के प्रति वो भी डिवाइड हो जाता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ हस्बैंड को ही मेंटेनेंस का अमाउंट पे करना पड़ता है। तो देखिए सोशल मीडिया पे आजकल इन चीज़ों को लेके जो रील्स हैं, वीडियोस है, बहुत ट्रेंड में है कि जी वाइफ ने जो केस फाइल कर दिया है और उसके बाद जो हस्बैंड है वही मेंटेनेंस पे करता जा रहा है, हस्बैंड के साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करती है हस्बैंड को वाइफ के साथ। तो ये सब बेकार की चीज़ें। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा है कि जो एक ये डर है ये गलत तरीके से पैदा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास लॉज हैं, हमारे लॉस के हिसाब से ही इनकम जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में हस्बैंड को मेंटेनेंस पे ही करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर हस्बैंड को 1 रुपये भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। हालांकि वो जजमेंट्स जो है मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उन सारी जजमेंट्स को लेकर कि कौन सी जजमेंट्स है जो हस्बैंड के फेवर में डिसाइड की गई है कोर्ट के द्वारा कि उनको कोई भी मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं पे करना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हस्बैंड की जो मोरल ऑब्लिगेशन है वो भूल जाए। देखिए हस्बैंड की ड्यूटी है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को मेंटेन करना, बट कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैंने अभी आपको बताया, थ्रू इनकम एफिडेविट वो चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं, तो वो सब ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो अगली बार कभी भी किसी के पास भी कोई मेंटेनेंस का कोई केस फाइल होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको लीगली तरीके से टैकल किया जा सकता है अगर आपके पास जो तथ्य हैं वो सही हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेंटेनेंस का टॉपिक। डेफिनेटली एक मैं वीडियो अलग से एक बनाकर आप लोगों के सामने रखूंगा जिसके अंदर मैं जजमेंट्स के बारे में बात करूंगा कि कौन सी जजमेंट्स है जो वाइफ के फेवर में डिसाइड की गई है, कौन सी ऐसी जजमेंट्स है जो हस्बैंड के फेवर में डिसाइड की गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड पार्ट था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के टॉपिक के अंडर। तो जो तीसरा पार्ट है वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, जो होगा आपका एफआईआर के ऊपर, जो क्रूएल्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर्स होती हैं उसके ऊपर। पर उससे पहले मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा जिसके अंदर मैं जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, मेंटेनेंस को लेकर कि कौन सी जजमेंट्स हस्बैंड के फेवर में डिसाइड की गई हैं, कौन सी जजमेंट्स वाइफ के फेवर में डिसाइड की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो लॉज हैं उनको लेकर क्या कहना है। तो डेफिनेटली मैं वो लेकर जल्द ही आपके सामने पेश हूँगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।